नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान में पाठ क्रमांक 10 की ओर बढ़ रहे थे। भारत में कृषि के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है अभी पेज नंबर 86 पर। आप देख सकते हो, सब लोग बच्चों पेज नंबर 86 निकालो, जिसमें हम संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ेंगे, यानी खेती के क्षेत्र में जो सुधार हो रहे हैं, हम उस टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं। भारत में जमीन की मालिकाना कृषि ऋण एवं कृषि उत्पादन की बिक्री हुए सुधारों को संस्थागत सुधार कहा जाता है। जो भी सुधार हो रहा है बच्चों, मालिकाना कृषि ऋण या कृषि उत्पादन की बिक्री में, उसमें सरकार ने जमींदारों की प्रथा खत्म कर किसानों को शोषण रोका। जो थे उसकी जमीन कानून द्वारा कृषक को जमीन की सही मालिकाना हक दिया है। पहले के वक्त जमींदार किसानों का काफ़ी शोषण करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन पर पूर्ण रूप से अधिकार रखकर उत्पादन करके अपने रूप से अनुसार उसे बेच सकता है। भू जोतों की मर्यादा कानून एवं राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों के द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। खेती से जुड़ा हुआ किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, ऐसे किसानों को सरकार आर्थिक मदद के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंक द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जाता है। उनको क्रेडिट कार्ड भी मिलता है बच्चों। सहकारी बैंकों के द्वारा आर्थिक मदद दी जाती है। सरकार बीज, खाद, जंतुनाशक को खरीदने के लिए सब्सिडी और आर्थिक मदद भी करती है। किसान अच्छी तरह से फसलों का उत्पादन कर सके, इसलिए उनको जंतुनाशक दवा खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए सब्सिडी के माध्यम से आर्थिक मदद भी कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को कृषि फसलों की बीमा कवच दिया जाता है। उनको प्रधानमंत्री फसल योजना के द्वारा उनको बीमा कवच भी दिया जाता है फसल के लिए। अकाल या अतिवृष्टि के समय में फसल बर्बाद होने पर अकाल या अतिवृष्टि के समय में बर्बाद होने वाले सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। जिन किसानों को फसल बर्बाद हो जाती है कोई ना कोई प्राकृतिक कारण से, जैसे कि अकाल हुआ, अतिवृष्टि की हुआ, तो ऐसे वक्त सरकार उनकी मदद के लिए आगे आता है। मार्केट यार्डों में कृषि उत्पादों की बिक्री में कानून व्यवस्था करके खुली नीलामी की प्रक्रिया व्यापक बनाया गया है। मतलब अब किसान खुद अपना भाव तोल करके बेच सके। किसानों को कृषि उत्पादन पोषण श्रम कीमत मिलती है, इसलिए सहकारी मंडलियों, खरीद विक्रय संघ, सहकारी स्तर पर गोदाम, शीतगृह, परिवहन, दूरसंचार की सुविधा दी है। मतलब उनके लिए अलग से एक मंडल बना दिया गया है, जहाँ पर खरीद विक्रय संघ कर सके, गोदाम रख सके, अपना सामान रख सके, किसानों के लिए रखे गए हैं बच्चों। किसानों से कृषि उत्पादन सरकार द्वारा निश्चित पोषण श्रम सहायक भाव पर खरीदी करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं कार्यरत है, और इन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार हर तरह की योजना लागू कर रही है बच्चों। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी लिपण संघ, गुजरात तिलहन उत्पादन संघ, राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम आदि चीज़ें। अब हम बात करेंगे बच्चों हरित क्रांति के बारे में। हमारे देश में 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति हुई, और इससे पहले ऐसा समय था कि जब भारत अनाज की तीव्र कमी थी। एक मुख्य कृषि प्रधान देश को अनाज की आयात करनी पड़ी थी। ऐसे परावलंबी परिस्थितियों के सामने देश लड़ रहा था। 1960 के दशक की बात करें बच्चों, तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि हमारा देश जो कृषि प्रधान देश था, उस वक्त ऐसी स्थिति आ गई थी कि हमें अनाज की कमी के कारण अनाज को आयात करना पड़ता था, मंगवाना पड़ता था दूसरे देशों से। फिर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए कृषि प्रधान पर ज़्यादा महत्व दिया गया, और हमारे देश में कृषि क्षेत्र से ज़्यादा विकास के लिए महत्वपूर्ण नियम लागू किए गए। बीजों की उन्नत से रासायनिक खाद का बड़ा उपयोग, देश के किसानों को प्रचंड पुरुषार्थ, बिजली की व्यापक व्यवस्था, सिंचाई की सुविधा हुए सुधार आदि परिबलों के कार्यक्षेत्र में उत्पादन में असाधारण बढ़ते हुए हरित क्रांति के रूप में पहचाना गया। मतलब सिंचाई को लेकर, बिजली को लेकर, रासायनिक खाद से लेकर हर चीज़ों में किसानों को मदद रूप दिया गया, जिससे कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाव हो। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादों की वृद्धि हो।
किसानों को अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद एवं जंतुनाशक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया और कृषि उपज की वृद्धि करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता भी मिली। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश के किसानों के ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक उत्पादन कर सके, उनका आर्थिक विकास हो सके, जिसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा अधिक प्रमाण में रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवा या कृषि उपज की वृद्धि में उनको क्या करना, योगदान देना पड़ा बच्चों। हरित क्रांति से गेहूं एवं धान की फसल उत्पादन के विक्रमजनक उत्पादन हुआ। हरित क्रांति से गेहूं और धान की फसल में क्या हुआ बच्चों, विक्रमजनक यानी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हुआ। देश में पहले जहाँ खाद्य अन्न की कमी थी वहाँ अनाज का पर्याप्त भंडार है। अब पहले स्थिति के अनुसार अब की स्थिति देखिए तो अब आज की स्थिति में अनाज का पर्याप्त भंडार है बच्चों। एक समय था जब अकाल भारत में कुछ समय के बाद आपदा में बदल गया। हरित क्रांति के बाद उससे प्रभाव नहीं दिखे और अनाज की सुरक्षित भंडार स्टॉक के कारण अकाल या पानी की कमी की परिस्थिति सरलता से सामना किया जा सकता है। पहले के वक्त और आज के वक्त की तुलना करें बच्चों तो पहले से आज के समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक किसानों के मतलब खेती क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गया बच्चों, सुरक्षित हो चुके हैं, ज़्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं। अन्न के क्षेत्र में देश का स्वावलंबन हरित क्रांति का सीमा चिन्ह के रूप में ऐतिहासिक सिद्धि है, जो हमारे लिए क्या बच्चों एक ऐतिहासिक सिद्धि है। क्योंकि 1960 के दशक में जब अनाज नहीं था, आज हरित क्रांति के बाद देश में अनाजों का भंडार निर्माण हो गया है, जो एक ऐतिहासिक सिद्धि मानी जाती है। आज नकदी फसलों की बुआई बढ़ने से दलहन धान्य फसलों की बुआई क्षेत्र में उत्पादन घटा है। नकदी फसलों की बुआई बढ़ने से दलहन और धान्य फसलों में क्या हुआ बच्चों, बुआई क्षेत्र उत्पादन घटा है। एक फसल पुनरावर्तन होने से जमीन का उपजाऊपना भी घटा है। मतलब बार बार एक ही प्रकार की अगर आप उत्पादन फसल लगाओगे जमीन पर तो जमीन की फसल का जो उपजाऊपन होता है ना बच्चों, घट जाता है। मतलब अलग अलग प्रकार की फसल लगानी चाहिए। विश्व के देशों में कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकी का उपयोग कर जो प्रगति की है, वहाँ तक पहुँचने के हमें दूसरी हरित क्रांति के लिए तैयार होना पड़ेगा। और आज फिर से तकनीकी क्षेत्र में हमें आगे अगर प्रगति करनी तो हमें और एक हरित क्रांति लानी होगी, जिससे हम अच्छा से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं। बात करते हैं भारतीय अर्थतंत्र की कृषि का योगदान के बारे में बच्चों। भारत का कृषि का मुख्य व्यवसाय है। स्वतंत्रता के समय कृषि क्षेत्र में जो भार था वो अब कम हुआ और इसके बावजूद अर्थतंत्र में इसका योगदान महत्वपूर्ण रहा है। पहले से अभी की बात करें स्वतंत्रता के पश्चात तो धीरे धीरे भारत ने कृषि क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में प्रगति कर ली है बच्चों, जो हमारे देश के अर्थतंत्र में विकास में महत्वपूर्ण पाया या रखता है। यह देश लगभग आधे लोग को रोजगार देती है। मतलब खेती ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को क्या दे रही है बच्चों, रोजगारी। कृषि देश के कुल सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी का लगभग 17% हिस्सा रखता है। मतलब 17% हिस्सा खेत से यानी किसानों के द्वारा प्राप्त होता है। भारत के महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन में चावल, गेहूं, तिलहन, कपास, पटसन, चाय, कॉफी, गन्ना, तंबाकू, आलू आदि। इसके निर्यात में भारत विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है। मतलब कुछ ऐसी फसलें जिन फसलों से निर्यात करके देश ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है और अपना विकास बना रहा है। कृषि उपज में उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का उत्पादन करने में भारत क्या बच्चों, दूसरे स्थान पर है। सूती कपड़ा, चीनी, कागज, तेल इत्यादि उद्योग और खाद्य सामग्री प्रसंस्करण उद्योग के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही उपलब्ध बनता है। कच्चे माल मतलब कृषि से क्या मिलता है बच्चों, कच्चा माल मिलता है, जो औद्योगिक और व्यापारिक दृष्टि से बड़े बड़े लोगों के लिए, व्यापारिक कंपनियों के लिए क्या बनती है, एक सहायता बनती है। कृषि से भारत के लोगों को भोजन प्राप्त होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। परंतु अनियमित और निश्चित वर्षा और सिंचाई के क्षेत्र से अल्प सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र में विश्व में बाजार में भारत का प्रदर्शन सातत्यपूर्ण नहीं रहा। कहीं ना कहीं कुछ अनियमित या अनिश्चित वर्षा या सिंचाई क्षेत्र में अल्प सुविधा के कारण कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत झुकाव सा निर्माण हुआ है, जो अच्छा नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, बाकी हम बाद में पढ़ते हैं।